होती है या कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसको कहा जाता है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो डेफिनेशन ये होती है, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट बेटा। is called electromagnetism बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब किसी भी चीज में से करंट गुजरता है तो करंट गुजरने की वजह से मुख्तलिफ चीजें मैग्नेट्स बन जाती है। तो ये जो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। ये बेटा जो फिनोमेना है, ये 1819 के अंदर या 1820 के अंदर ओरस्टेड ने ये बात डिस्कवर की थी कि जब किसी भी चीज से करंट गुजरता है तो वो चीज मैग्नेट बन जाती है। ये चीज जो है वो डिस्कवर हुई थी, अपने बुक में 1819 लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये 1820 लिखा हुआ है। तो 1820 के अंदर या 1819 के अंदर, जिसको हम बर्थ ईयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, इसको हम 1819 को या 20 को हम कहते हैं बर्थ ईयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बेटा ये इसके अंदर 1819 या 1820 is called birth year of electromagnetism बेटा। इसको हम कहते हैं बर्थ ईयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अंदर बेटा ओरस्टेड ने ये बात डिस्कवर की कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं। आप कह सकते हैं कि ओरस्टेड ने ये बात डिस्कवर की कि अगर किसी भी कंडक्टर से आप करंट कंडक्टर बिकम्स मैग्नेट बेटा। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होती है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के बेटा। कि अगर आप करंट बेटा, इससे जितना ज्यादा करंट गुजारोगे उतना ये ज्यादा मैग्नेट बनेगा, और जितना इस कंडक्टर से आप दूर जाओगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो वीक बनेगी। तो ओरस्टेड ने दो बातें डिस्कवर की कि जो कंडक्टर में से जब हम करंट गुजारते हैं तो कंडक्टर मैग्नेट बनता है। मैग्नेट मींस उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के। जितना ज्यादा करंट गुजरेगा उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगी, और जितना कम करंट गुजरेगा उतनी वीक फील्ड बनेगी। और जितना हम उस कंडक्टर से दूर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, और जितना हम क्लोज देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी
वो स्ट्रांग होगी। ये डिस्कवरी थी इसकी और स्टेट की बेटा। अब एम्पियर ने इसका काज डिस्कवर किया कि आखिरकार ऐसा क्या होता है कि किसी भी चीज में से करंट गुजरने की वजह से वो चीज मैग्नेट बनती है। इसका काज क्या है कि आखिरकार करंट गुजरने की वजह से ऐसा क्या होता है कि कोई भी चीज जो होती है वो मैग्नेट बन जाती है। तो बेटा इसके काज में एक नई चीज जो है वो डिटेक्ट हुई कि जब कोई भी चार्ज रेस्ट में होती है बेटा तो उसको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि जो चार्ज रेस्ट में होती है वो सिर्फ चार्ज होती है। लेकिन एम्पियर ने ये डिस्कवर किया कि मूविंग चार्ज जो होती है मैग्नेट बन जाती है। जब किसी भी चार्ज को आप मूव करवाते हैं तो मूविंग चार्ज मैग्नेट बन जाती है। तो ये बात डिस्कवर की गई कि चार्ज की एक और प्रॉपर्टी भी है कि मूविंग चार्ज जो होती है वो क्या बन जाती है बेटा, मैग्नेट बन जाती है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि एम्पियर discovered that moving charge becomes मैग्नेट बेटा। एम्पियर के मुताबिक जो मूविंग चार्ज होती है वो क्या बन जाती है बेटा, मैग्नेट बन जाती है। मींस मैग्नेटिज्म का जो काज होता है वो क्या होता है बेटा, मूविंग चार्ज है। चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो। जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो भी मैग्नेट ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज होता है बेटा, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है मींस वो मैग्नेट, वो चीज या वो मैग्नेट जो करंट के बाद मैग्नेट बनता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है बेटा। तो बेटा जब किसी भी चीज के अंदर चार्ज मूव करती है तो चार्ज की मोशन की वजह से वो चीज जो होती है वो मैग्नेट बन जाती है। तो मैग्नेटिज्म का काज कौन सा होता है बेटा, मोशन ऑफ चार्ज। मींस ये चार्ज की प्रॉपर्टी है बेटा। मैग्नेटिज्म जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज की प्रॉपर्टी है, जो पहले डिस्कवर नहीं की गई थी। ये डिस्कवर की थी ओरेस्टेड ने 1819 के अंदर के चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है कि जब कोई भी चार्ज मूव करती है तो वो क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, तो मींस मैग्नेटिज्म का जो काज है वो कौन सा है बेटा, किसी भी चीज के मैग्नेट होने का जो काज है वो मोशन ऑफ चार्जेस है बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि मोशन ऑफ चार्जेस, मोशन ऑफ चार्ज इज काज ऑफ मैग्नेटिज्म बेटा। मैग्नेटिज्म का ये काज है बेटा। अब देखिए बेटा, अब अगर इस बात को देखते हैं बेटा तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आती है। पहली बात ये कि बेटा ये चार्जेस जो होती है वो करंट से पहले भी कंडक्टर के अंदर मूव कर रही होती है बेटा। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन में होते हैं ना। अगर हम देखें तो करंट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि हमने 13 चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं। तो अगर मोशन ऑफ चार्ज ही मैग्नेटिज्म की वजह है या कोई भी चीज मैग्नेट बनती है ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस, तो बेटा चार्जेस तो मूव तब भी कर रही होती है जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। कंडक्टर के अंदर सिर्फ रैंडम मोशन होती है। लेकिन बेटा जिस तरह से कुदरत ने एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किया है, अब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किस तरह से बेटा, देखिए उसमें चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्जेस भी है और उसके अंदर कौन सी चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस भी है। लेकिन उनको न्यूट्रल जो बनाया गया है वो इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्जेस रख के उसको न्यूट्रल बना दिया गया। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि एटम के अंदर चार्जेस नहीं है। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन कुदरती तौर पे उनकी तादाद क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बेटा, न्यूट्रल हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। इसी तरह से बेटा जब कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन होती है
तो जितने इलेक्ट्रॉन एक साइड पे जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाते हैं बेटा? दूसरी साइड पे जाते हैं। उनकी मोशन एक डायरेक्शन में तो नहीं होती ना। जितने इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाते हैं? लेफ्ट साइड पे जाते हैं। तो क्या होता है कि लेफ्ट साइड वालों की मैग्नेटिज्म कैंसल हो जाती है उन इलेक्ट्रॉन से जो राइट साइड पे जाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि कोई भी कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं तो वो कंडक्टर मैग्नेटिकली भी क्या हो जाता है बेटा? मैग्नेटिकली भी न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एटम के ऊपर। देखिए एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर एटम जो होता है वो भी क्या होना चाहिए? मैग्नेट होना चाहिए। लेकिन बेटा आपने पढ़ा है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जितने क्लॉकवाइज होते हैं उतने ही एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोशन की मैग्नेटिज्म एक दूसरे को क्या कर देती है? कैंसल कर देती है, और एटम एज अ होल क्या हो जाता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली न्यूट्रल होता है। अब देखिए अगर कोई ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, लेकिन अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा अगर कोई ऐसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी के आउटर मोस्ट शेल में तो वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेट हो सकता है। ठीक है, वो एटम मैग्नेट हो सकता है जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, तो वो एटम जो होता है वो मैग्नेट बन सकता है। लेकिन एज अ जनरल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन्स होती है वो जितनी क्लॉकवाइज होती है उतनी एंटी क्लॉकवाइज होती है। नतीजा ये निकलता है कि एटम मैग्नेटिकली भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब आयरन, निकल और कोबाल्ट बेटा, ठीक है, आयरन, निकल और कोबाल्ट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, बाकी क्यों नहीं होते? देखिए बेटा आयरन, निकल या कोबाल्ट जो होते हैं इनको जब किसी भी मैग्नेट के करीब लाया जाता है, ठीक है बेटा, तो उनके अंदर जो स्पिन्स होती है ना वो चेंज हो जाती है। वैसे नॉर्मली आयरन, निकल या कोबाल्ट के जो एटम होते हैं उसमें इक्वल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन्स होती है। लेकिन जब वो किसी मैग्नेट के करीब आ जाते हैं तो उनकी स्पिन्स जो होती है वो क्या हो जाती है? अनबैलेंस्ड हो जाती है। मींस उनकी ज्यादा स्पिन्स क्लॉकवाइज या ज्यादा स्पिन्स किस तरफ हो जाती है? एंटी क्लॉकवाइज, और नतीजा ये निकलता है कि उनकी स्पिन्स अनबैलेंस्ड होने की वजह से वो खुद मैग्नेट बन जाते हैं। जिस मटेरियल के अंदर ये बैलेंस नहीं होगा, तो वो मैग्नेट होगा। जिस तरह से किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस नहीं होता तो वो चार्ज होती है। किसी भी चीज के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस ना हो तो वो क्या हो जाती है बेटा? चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से किसी मटेरियल के अंदर अगर स्पिन्स बैलेंस ना हो तो वो चीज क्या बन जाएगी? वो चीज मैग्नेट बन जाएगी। जो आयरन, निकल और कोबाल्ट उसकी जनरली वो बैलेंस होते हैं, लेकिन जब वो मैग्नेट के करीब आते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है? बैलेंस खराब हो जाता है। बैलेंस खराब होने की वजह से वो खुद मैग्नेट बन जाते हैं, और वो आयरन, निकल और कोबाल्ट मैग्नेट बन के किस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो आम मटेरियल ऐसे नहीं करता। आम मटेरियल जब मैग्नेट के क्लोज जाता है ना तो उसके अंदर अनबैलेंस्ड नहीं होती स्पिन्स, इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन आयरन, निकल और कोबाल्ट जो होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेट के करीब आने से तेजी से अपनी जो है वो नेचर तब्दील करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी स्पिन्स अनबैलेंस्ड होती है, और अनबैलेंस होने की वजह से वो खुद क्या बन जाते हैं बेटा? मैग्नेट बन जाते हैं। तो कोई भी चीज जो नेचुरल मैग्नेट होता है, जैसे जो परमानेंट मैग्नेट होता है, उसमें परमानेंटली ये बैलेंस नहीं होता, वो अनबैलेंस्ड ही होते हैं।
तो जो चीज के अंदर ये चीजें अनबैलेंस्ड होंगी ना, वो चीज क्या शो करेगी? मैग्नेटिज्म शो कर देगी। जिस तरह से किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स अनबैलेंस्ड होंगे तो वो अपने आप को एज अ चार्ज शो करेगी। इसी तरह से ये जो किसी भी मटेरियल के अंदर डोमेन्स का जो अनबैलेंस्ड होता है, वो अनबैलेंस्ड डोमेन्स जो होती है, वो जब एक ही डायरेक्शन में बैलेंस हो जाती है तो फिर ये मैग्नेटिज्म का सिस्टम आ जाता है बेटा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास है काज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म या काज ऑफ मैग्नेटिज्म बेटा। अब हम करते हैं बेटा आइसोलेटेड मूविंग चार्ज बेटा। देखिए बेटा, अगर कोई भी चार्ज आइसोलेटेड है और वो मूव कर रही है, तो अभी हमने डिस्कस किया बेटा, चार्ज मूव करेगी क्या बन जाएगी? मैग्नेट बन जाएगी बेटा। अगर आइसोलेटेड चार्ज का मतलब क्या बेटा? आइसोलेटेड चार्ज का मकसद है अकेली चार्ज बेटा। जैसे अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल होता है, जो है वो प्रोटॉन निकलता है, या कोई इसको मैं चार्ज करके इस तरह मूव करवाऊं, तो बेटा जो अकेली चार्ज होती है उसको क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड चार्ज कहा जाता है। अब ये जो आइसोलेटेड चार्ज होती है ना, इसके पास दो फील्ड्स होती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए क्योंकि वो चार्ज है, और एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसलिए क्योंकि वो मूव कर रही है बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज हैव टू फील्ड्स बेटा। ठीक है, आइसोलेटेड चार्ज को दो फील्ड्स होती है बेटा। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। कुछ अफलातून जो होते हैं, वो अफलातून इसको कहते हैं कि तीन फील्ड्स बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती है। अब ये कोई बनता नहीं, सेंस नहीं बनता, लेकिन आपको पता है अब अफलातूनों को कोई नहीं समझा सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होती है बेटा? ड्यू टू चार्ज बेटा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा ड्यू टू चार्ज। और जो बेटा दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड बेटा। अगर कहीं पे क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फील्ड हो तो तीनों कर दीजिएगा, क्योंकि उसका मतलब है वो अफलातून का बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मकसद होता है बेटा ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज बेटा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चार्जेस की, तो चार्जेस के सेंस में दो फील्ड्स होती है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है, उसको एक ही जगह पे आप कलेक्ट नहीं करोगे। बहरहाल अगर क्वेश्चन में हो तो आप भी कर लीजिएगा, क्योंकि मास है, मास की वजह से क्या होती है बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, कर लीजिएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये होता है बेटा ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज। अब देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिपेंड करती है, ई डिपेंड्स ऑन चार्ज बेटा। जबकि बी किस पे डिपेंड करती है बेटा? बी डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बेटा, एंड स्पीड ऑफ चार्ज बेटा। क्योंकि बेटा ये फील्ड किस वजह से बनती है? मोशन की वजह से बनती है बेटा। अगर फास्ट होगी स्पीड तो स्ट्रांग बनेगी, अगर स्लो होगी तो बनेगी बेटा वीक फील्ड बनेगी। अब बेटा इसका फील्ड का पैटर्न क्या बनेगा बेटा? शेप ऑफ फील्ड बेटा। आइसोलेटेड चार्ज की फील्ड का शेप क्या होगा बेटा? सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है, या नेगेटिव चार्ज मूव कर रही है या पॉजिटिव चार्ज मूव कर रही है, तो उसकी फील्ड का पैटर्न क्या होगा बेटा? देखिए बेटा, अगर इस तरह से कोई पॉजिटिव चार्ज है बेटा, वो इस तरह से आइसोलेटेड चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बेटा। और अगर ये होता है बेटा नेगेटिव चार्ज होती है बेटा, तो इस तरह से इसकी क्या बनती है बेटा? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनती है बेटा।
ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बेटा। अब अगर हम देखें बेटा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है बेटा, देखें इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा सर्कुलर बनती है। इस तरह से बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो बेटा नेगेटिव हो। तो आप कहोगे कि शेप ऑफ बी इज सर्कुलर बेटा, और बेटा दोनों बोथ E and B are perpendicular with each other बेटा, perpendicular with each other बेटा। ये दोनों एक दूसरे से क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें स्ट्रेट होती हैं और ये बेटा कर्व्ड होती है। तो कर्व का जो हम डायरेक्शन देखते हैं वो किससे देखते हैं बेटा, वो हम देखते हैं टेंजेंट से। तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि आइसोलेटेड चार्ज की दोनों फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी होती है बेटा, ठीक है। अब बेटा अगर इनकी फील्ड सर्कुलर होती है तो बेटा आपको पता कैसे लगेगा कि इस आइसोलेटेड चार्ज का कौन सी साइड जो होगी नॉर्थ पोल होगी और कौन सी साइड साउथ पोल होगी, क्योंकि लाइनें ये तो ना कहीं से निकल रही है और न कहीं पे जा रही है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल के अंदर जाती है, लेकिन ये जब सर्कुलर है तो इनके न कहीं से तो ये आती है और न कहीं पे जाती है, तो हमें पता कैसे लगेगा, ठीक है बेटा। तो अब इसके लिए हम करेंगे बेटा डायरेक्शन ऑफ द बी बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा। अब डायरेक्शन जो हम देखते हैं बेटा इसके दो होते हैं बेटा, इफ लाइन्स अपीयर एंटी क्लॉकवाइज बेटा, देन फेस ऑफ चार्ज इज नॉर्थ पोल बेटा, जहां से लाइनें एंटी क्लॉकवाइज हो। इफ लाइन्स अपीयर क्लॉकवाइज देन फेस ऑफ चार्ज इज साउथ पोल बेटा, ये क्या हो जाता है साउथ पोल बेटा। और डायरेक्शन अब आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कैसे पता लगे कि कहां से क्लॉकवाइज और कहां से एंटी क्लॉकवाइज, इसका पता लगता है बेटा ग्रिप रूल से बेटा। डायरेक्शन is determined using ठीक है बेटा राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल किसके लिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज के लिए, और बेटा लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल बेटा, लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल किसके लिए बेटा, नेगेटिव चार्ज के लिए। अब ये ग्रिप रूल क्या होता है बेटा, ग्रिप रूल जो होता है इसके अंदर बेटा जो थंब होता है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन शो करता है बेटा, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स बेटा ये डायरेक्शन बी का शो करती है बेटा। ये होता है बेटा राइट हैंड ग्रिप रूल। इस तरह से ये थंब जो होता है बेटा ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और ये फिंगर की कर्लिंग जो होती है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बेटा, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। और ये लेफ्ट हैंड रूल बेटा इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसको देखें बेटा, सपोज करें बेटा कि एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा और
ये भी पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है बेटा, ये मूविंग आउटवर्ड है बेटा, और ये बेटा मूविंग इनवर्ड है बेटा, ठीक है बेटा। ये इस तरह से बाहर आ रही है, इस तरह से, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, तो आप इसके ऊपर इस तरह लगाओगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, थंब बाहर की तरफ होगा और फिंगर किस तरह नजर आ रही है बेटा, फिंगर एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये चार्ज आउटवर्ड आ रही है या आपकी तरफ आ रही है बेटा, तो ये आपको किस तरह नजर आएगी बेटा, ये लाइनें आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएंगे। जब ये चार्ज बेटा अंदर जा रही है इस तरह से, तो वही लाइनें, अब फिंगर्स आपको किस तरह नजर आ रही है बेटा, अब फिंगर्स आपको क्लॉकवाइज नजर आ रही है बेटा, तो इस तरह से, तो ये इस तरह से बेटा हो जाएगा, ये इस तरह से क्लॉकवाइज आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो बेटा इस तरह से अगर आप पॉजिटिव चार्ज आप लोगों की तरफ आ रही है, ठीक है, तो आपको लाइनें किस तरह नजर आती है, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मेरी तरफ आ रही है तो ये क्लॉकवाइज नजर आएगी, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज आप लोगों की तरफ आती है तो लाइनें आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी, और जब पॉजिटिव चार्ज आपसे अवे जाएगी तो लाइनें आपको क्लॉकवाइज नजर आएगी। तो इसका मतलब है जब पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ आ रही है तो उसका जो फेस आपकी तरफ है वो नॉर्थ है, और जब पॉजिटिव चार्ज आपसे अवे जा रही है तो जो फेस आपसे अवे जा रहा है वो कौन सा होगा, साउथ, क्योंकि जब अवे जाएगा तो आपको लाइनें किस तरह से नजर आएंगी बेटा, क्लॉकवाइज। तो आप कहोगे कि इफ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स, देन जो है वो लाइनें क्या होंगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका जो फेस होगा ये कौन सा हो जाएगा बेटा, नॉर्थ पोल, ठीक है। और बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज है इज मूविंग अवे बेटा, तो जो लाइनें होंगी वो क्या हो जाएंगी बेटा, क्लॉकवाइज होंगी, और जो फेस होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, साउथ पोल होगा। अब अगर हम बात करें बेटा नेगेटिव चार्ज की, अगर नेगेटिव चार्ज है बेटा ये आउटवर्ड है, और नेगेटिव चार्ज बेटा अगर इनवर्ड है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, देखिए ये आउटवर्ड होगी तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, अगर इनवर्ड होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा हो जाएगा बेटा। नेगेटिव चार्ज क्योंकि राइट लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएंगी, लाइनें क्लॉकवाइज, और अगर अवे जाएगी तो क्या हो जाएंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से बनेगी बेटा, इस तरह से होगा बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि नेगेटिव चार्ज मूविंग टुवर्ड्स बेटा, तो क्या हो जाएंगी, क्लॉकवाइज बेटा, और फेस कौन सा हो जाएगा बेटा, साउथ पोल। अब अगर नेगेटिव चार्ज बेटा मूविंग अवे है बेटा, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप रट्टा भी लगा सकते हैं बेटा, जब पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ आ रही है तो नॉर्थ, पॉजिटिव चार्ज आपसे दूर जा रही है वो साउथ, नेगेटिव चार्ज आपकी तरफ आ रही है तो बेटा वो साउथ होगा, और नेगेटिव चार्ज अगर आपसे दूर जा रही है तो वो नॉर्थ होगा, ठीक है। तो इसके नॉर्थ या साउथ का पता हमें किससे लगता है बेटा, राइट हैंड ग्रिप रूल से पता लगता है
कि राइट हैंड ग्रिप रूल जब हमें बताता है कि यहाँ से लाइनें एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ होगा, और जहां से हमें ये बताते हैं कि ये क्लॉकवाइज है तो वहां से क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो ये नॉर्थ और साउथ का जो फैसला हम करते हैं वो किस बुनियाद पे करते हैं बेटा, वो हम करते हैं जो है वो लाइंस के क्लॉकवाइज या लाइंस के एंटी क्लॉकवाइज होने का। अब हम करते हैं बेटा आखिरी जो आज की बात है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। बेटा जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है बेटा, देखिए बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स होते हैं। तो वो तो न्यूट्रल होता है, क्योंकि कोई चीज चार्ज तब होती है बेटा जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद अनबैलेंस्ड हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल है तो वो चीज क्या होती है बेटा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल चीज जो होती है बेटा उसकी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि न्यूट्रल चीज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती। लेकिन उसके अंदर बेटा करंट फ्लो कर रहा होता है, तो करंट के फ्लो की वजह से उसके पास कौन सी फील्ड होती है, उसके पास होती है मैग्नेटिक फील्ड बेटा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर की बेटा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है। करंट कैरिंग कंडक्टर इज न्यूट्रल बेटा, देयरफॉर इसको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। करंट कैरिंग कंडक्टर इसको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा। और इसका शेप भी क्या होता है बेटा, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर बेटा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का शेप कौन सा होता है बेटा, सर्कुलर होता है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किस तरह से देखते हैं बेटा, सिर्फ राइट हैंड रूल से बेटा। डायरेक्शन इज डिटरमाइंड यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल बेटा। और ग्रिप रूल इसके अंदर क्या बताता है बेटा, ग्रिप रूल इसके अंदर बताता है थंब इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट बेटा। थंब इसके अंदर कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बताता है बेटा, ठीक है। और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो होती है बेटा वो उसका डायरेक्शन बताती है फील्ड का। अब देखिए बेटा अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट बाहर की तरफ है बेटा, सपोज करें यहाँ पे कोई करंट है तो कंडक्टर है बेटा, अगर ये कंडक्टर है इस तरह से और इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है बेटा इस तरह से, तो इसकी निशानी ये, अगर ये निशानी है इसका मकसद है यहाँ पे करंट क्या है बेटा, आउटवर्ड है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बेटा, ये थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनेगी बेटा, ठीक है। तो आप कहोगे बेटा कि करंट आउटवर्ड है बेटा, और अगर करंट इनवर्ड है बेटा, यहाँ पे करंट अगर इनवर्ड है बेटा इस तरह से, तो बेटा राइट हैंड रूल क्या बताता है, इसकी फील्ड क्या होती है बेटा, इसकी फील्ड क्लॉकवाइज होगी बेटा। तो ये करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है। तो ये जो आपको फील्ड का डायरेक्शन पता लगता है बेटा, ये आपको सिर्फ राइट हैंड रूल से पता लगता है, लेफ्ट हैंड रूल नहीं होता इसके अंदर बेटा,
क्योंकि करंट का डायरेक्शन हम एक ही लेते हैं और वो कौन सा लेते हैं बेटा, कन्वेंशनल करंट का लेते हैं। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, इसका शेप जो होता है वो सर्कुलर शेप होता है, और आउटवर्ड जो करंट होता है उसकी एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो इनवर्ड करंट होता है उसकी क्या होती है बेटा, उसकी होती है क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे बेटा, आज टाइम हो गया है। कल हम करेंगे फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल बेटा, कल संडे, उसके बाद आपकी टेस्ट है, टेस्ट के बाद